हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, लेकिन थोड़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सही ढंग से अप्लाई करना पड़ेगा। 2 से 3 जो फॉर्मूले हैं रिपीट होते रहेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपको करना पड़ेगा और उसी बेसिस पर ये चैप्टर पूरा के पूरा है। उसी के साथ में आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल गाइज कि कम टाइम में जो मतलब अप्रिसिएशन आप लोगों से मिल रहा है और जो रिस्पॉन्स आप लोगों से मिल रहा है, दैट इज अनबिलीवेबल आई एम टेलिंग यू। और उसी के साथ साथ मैंने यहां एक बुलेट सीरीज भी लॉन्च किया है, जिसमें क्या किया है मैंने कि जो छोटे छोटे मतलब कॉन्सेप्ट होते हैं हर एक चैप्टर में, पूरा के पूरा चैप्टर आपने वन शॉट देख लिया होगा, लेकिन उसमें कई बार ना हम वो छोटी छोटी चीजें देखना भूल जाते हैं जिस पर सवाल बनते हैं, और जिसके लिए अगर सॉल्व करना हो तो लेंथी प्रोसेस होता है। तो कई बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर शॉर्ट में, तो ऐसे शॉर्ट में जो कॉन्सेप्ट हो गए वो कई सारे जो है वो डिजाइन करके रख दिए मैंने, और आपके लिए वो पर्टिकुलर टाइम पर जो होगे प्रीव्यू कर दिए जाएंगे। तो आप उस समय पे जब आता है या फिर आपको जब टाइम मिलता है आप उसको देखना शुरू करो, लेकिन उसको अवॉइड नहीं करना है। और उसी के साथ साथ क्या करना है बच्चों, आपको एक नोटबुक रखना है, उस नोटबुक में ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है लिख के रखना है। मैं इंटेंशनली उसका सिक्वेंस चेंज कर रहा हूं टाइम टाइम पर। इसका सिक्वेंस चेंज करने के लिए पीछे एक रीजन ये है, इसका सीक्वेंस चेंज करने का रीजन ये है, ये दूसरा बिल्ला है परेशान कर रहा है लेक्चर के बीच में, इसको छोड़ देता हूं मैं। अरे इसको ब्रेक में डालने का इंटेंशन बच्चों ये है कि ऑर्डर में अगर बात करें कि यार मैं रे ऑप्टिक्स से पढ़ लूंगा फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अलग जब पढ़ूंगा तो उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करूंगा, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन आपको करना है, लेकिन मैं इंटेंशनली इसको डाल रहा हूं ताकि रेंडमाइजेशन मेथड में जो है आपके सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। ऑल ऑफ सडन कोई नया टॉपिक डाल दिया जाएगा और आप सोचोगे हाँ ये मैंने पहले पढ़ा था, क्या मुझे याद आ रहा है, क्या मैं ये भूल गया हूं, नहीं, तो ठीक है, बहुत बढ़िया, और उसकी शॉर्टकट जो होगी वो उसमें दिखाई जाएगी। चलो बच्चों शुरू करते हैं यहां पर टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो सबसे पहले जो आपको बोला है मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसकी आवश्यकता है, इसकी रिक्वायरमेट है, और क्या रिक्वायरमेंट है वो समझ लो। सभी लोग करके देख लो। लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड, इसमें तीनों उंगलियां कौन सी, देखो, थंब, इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर। तो इन तीनों का अपना अपना एक प्रॉपर वेटेज होगा। यहां पर देखिए ऑल 3 मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ऐसे होल्ड करना है, ये अभी आपकी टेक्निक है, आप किस तरीके से होल्ड करते हो, क्योंकि मुझे बिहाइंड द कैमरा तो कुछ पता नहीं चलेगा कि आप कैसे क्या होल्ड कर रहे हो इसको, लेकिन समझ लो अगर ये सही ढंग से आता है तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी इस चैप्टर में। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मेन इंटेंशन क्या है, मेन इंटेंशन ये था टू गेट दी फोर्स। देखो कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए वायर है, इसमें से करंट आई पास हो रहा है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे एज्यूम करके चलते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होती है यहां पर, या फिर अभी उसको मैग्नेटिज्म में डिटेल में पढ़ाता हूं मैं, ऐसे नहीं बोलना है कि नॉर्थ और साउथ की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड राइट नाउ फिलहाल इतना ही है कि भाई सराउंडिंग में अगर मैग्नेट है तो उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए अभी के लिए जो हो गया, हम 2 टाइप में लेंगे, एक होगा क्रॉस और दूसरा होगा डॉट। तो क्रॉस और डॉट नॉट नेसेसरी कि मैग्नेटिक फील्ड को ही बताना है, आप किसी को भी बता सकते हो, लेकिन क्रॉस का मीनिंग क्या होगा, क्रॉस मीन्स एंटरिंग इनटू द पेपर के अंदर जाने वाली चीज जो होगी वो क्रॉस होगी, और डॉट का मतलब होगा बाहर आने वाली चीज। तो क्रॉस मतलब इनवर्ड और डॉट मतलब आउटवर्ड होगा। तो यहां बच्चों देख लो, यहां मैं मान लीजिए क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डाल देता हूं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को कैसे इस्तेमाल करना है, तो मैंने यहां कुछ पर्टिकुलर पॉइंट दिए, प्रिकॉशंस। सो प्रिकॉशंस क्या है बच्चों, देखो पहले तो ऑल 3 फिंगर्स मस्ट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। ये तीनों के तीनों फिंगर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने ही होने चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो दिक्कत आने वाली है। दूसरा पॉइंट, इंडेक्स फिंगर जो होगी हमारे, देखो कैसा है, स्टेप जो दी है वही फॉलो करना है, उसके अलावा दिमाग नहीं लगाना है। पॉइंट आउट द इंडेक्स फिंगर अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है।
तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अंदर है, पेपर के अंदर जा रही है। तो पेपर के अंदर जा रही, तो ये इंडेक्स फिंगर को पेपर के अंदर डाल दो ऐसे, तो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग डाल दिया। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है, द मिडल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एफ बी, देखो बी अंदर है, करंट की डायरेक्शन मैंने ऊपर ले लिया यहां पर, तो फोर्स देखो इस साइड में आएगा। थंब जो है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आर यू गेटिंग दिस, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बच्चों पहले सेट करना है इंडेक्स फिंगर बी, फिर आई, और फिर इस डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, मतलब ये जो कंडक्टर है, दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन दिस स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में आने वाला है। तो इसको आगे जब कंडक्टर की बारी होगी तब हमें वापस एक बार रिवाइज करना है। तो फिलहाल के लिए इसको पेंडिंग रख देते हैं। तो पहले तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का जो इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये बेस है, इसको स्टडी करना ही पड़ता है, इसके सिवाय हमें आगे नहीं बढ़ते आएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो अभी फिलहाल के लिए 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गए। इसका जो मेन पर्पज है टू गेट दी फोर्स, टू गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका मेन पर्पज है टू गेट दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमें फोर्स की डायरेक्शन इससे मिलती है, ठीक है। क्रॉस का मीनिंग अंदर होता है, पेपर के अंदर जाने वाली कोई चीज, फिजिकल क्वांटिटी होगी, या फिर ऐसा कोई वायर है जिसमें से करंट अंदर जा रहा है, या फिर कोई वायर जिसमें से हम लोग दिखा रहे हैं कि करंट बाहर आ रहा है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड पर तो हम बात ही कर ही रहे। तो एंटरिंग इनटू द पेपर अगर है तो क्रॉस, और आउट है तो डॉट। चलो यहां बच्चों मैंने एक ट्री डायग्राम दिया है, इसको सही ढंग से समझो, मतलब आधा चैप्टर तो इसी में खत्म हो जाएगा अगर आपको इसको सही ढंग से समझना आया तो। ओके, सबसे पहली चीज देखो, इट इज राइट नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस। देखो स्टेटमेंट ही पढ़ लो सही ढंग से, स्टेटमेंट अगर डिकोड नहीं हो पा रहा है तो बच्चों यहां गलती हो जाएगी। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो स्टेटमेंट से क्लियर कट हो रहा है। बच्चे बोलते हैं ना कि सर मुझे ये नहीं समझता कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है। भाई चैप्टर की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने खुद दे दी है। क्या बताया है? मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा ऑन मूविंग चार्ज है इन व्हाट मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे नहीं बोला है कि हाँ मूविंग चार्ज है सिर्फ, नहीं, सही तरीका ये है, मैग्नेटिक फोर्स पूछा गया है ऑन व्हाट मूविंग चार्ज, लेकिन मूविंग चार्ज कहाँ है भाई? ये है मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला बन रहा है एफ बार इक्वल टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार। ये है आपके लिए संजीवनी, यस ये है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई इसको रट लो। अभी बच्चों में दिक्कत आएगी कि सर क्रॉस प्रोडक्ट आ चुका है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को क्या करना है? तो मैं आपको 2 चीज़ों में इसको स्प्लिट करा के देता हूँ आसान तरीके से। सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड पर। किस पर बच्चों? टू गेट ओनली द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ही निकालना आप पहली प्रायोरिटी दे दो। तो F इक्वल टू, इसको एक्सपांड किया जाएगा तो क्यू वी बी साइन थीटा, ये आ गया आपका फॉर्मूला। और डायरेक्शन के लिए मैंने आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑलरेडी दे दिया है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की प्रैक्टिस एक बार कर लो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर आता है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन मिल जाएगी, तो इसमें इतना ज़्यादा तो दिक्कत नहीं आएगी, सीईटी लेवल तो बिल्कुल नहीं आएगी दिक्कत। तो पहले फॉर्मूला पर फोकस करते हैं। अभी इसमें एक चीज़ दिख रही है मुझे कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स आई एम टॉकिंग टू यू, इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट? चार्ज, वेलोसिटी, बी, और उसके साथ साथ किस तरीके से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। भाई ये थीटा है कौन? थीटा इज एंगल बिटवीन वी बार एंड बी बार। मतलब जिस चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल। आर यू गेटिंग दिस? ओके, तो आगे बढ़ते बच्चों। यहाँ देखो क्या है, इसमें 3 चीज़ें। तो पहला हम फोकस कर ले कि फोर्स कहाँ कहाँ जीरो होने वाला है, क्योंकि कई बार तो गलती यहाँ हो जाती है कि आंसर जीरो होता है और हम कई टाइम तक उसका आंसर निकालते रहते हैं और फिर समझता है कि अरे यार ये तो जीरो था। ऐसे होता है, हमारा नसीब जो है ना वो बस इसी तरीके से हमारे साथ छेड़छाड़ करते रहता है टू गेट दी राइट आंसर बट एट अ लेंथी वे। तो चलो ठीक है, पहले इस पर बात करते हैं बच्चों कि फोर्स जीरो कब कब होगा।
कब कब फोर्स जीरो होगा। तो यहां पर देखो ये सारी चीजें फोर्स का भाई ये फॉर्मूला है, अब इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें पूरा 100% मैथ्स है, 100% मैथ्स है, काम फिजिक्स हो रहा है। देखो एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिटिव चार्ज जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड जिसको भी देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये सारी चीज जो है एक्सपीरियंस करने वाली है और ये सही में काम कर रही है भाई, ये सही में काम कर रही है और इसको बताने वाला जो है वो मैथमेटिक्स है। तो पूरा विश्वास रखो, मन में पूरा विश्वास रखो इस फॉर्मूले पे और अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दो। कैसे फोर्स जीरो कब कब हो सकता है, तो आप इसको देख लो, आप खुद बता सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक हिंट दे दिया है, एंगल बिटवीन वी बार एंड बी बार। चलो ठीक है, देखो शुरुआत यहां से करते हैं कि फोर्स जीरो कब हो सकता है, इफ बी बार और वी बार पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। पैरेलल एंटी पैरेलल, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल को वैसे थ्रो किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, जीरो है। या फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो देखो एक दूसरे के अपोजिट है, एंगल कितना हुआ 180। तो बेसिक मैथ्स क्या बता रहा है, साइन जो है ना, साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो इसमें बच्चों देखो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रही है, थीटा 0 बाई फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि मेरा मैथ्स मुझे बता रहा है कि साइन 0 0 होता है। गेट गॉट इट। फिर उसके बाद बी बार और वी बार, बी बार और वी बार ये एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, थीटा 180 डिग्री आ गया, साइन 180 वो भी 0 हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये इस डायरेक्शन में अगर आपको सवाल आ जाए कि भाई कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने थ्रो कर दिया, समझ लो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें मैंने थ्रो कर दिया, आपको समझ में आ गया कि यार ये पैरेलल थ्रो किया है एंटी पैरेलल थ्रो किया है। जिस तरीके से पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल थ्रो किया है तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा 0, बहुत बढ़िया। दूसरा फॉर न्यूट्रल चार्जेस, न्यूट्रल बोला कि बच्चों को पहले लगता है यार न्यूट्रॉन के बारे में बात हो रही है, हाँ चलो ठीक है न्यूट्रॉन के बारे में बात हो रही है। न्यूट्रॉन तो फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा 0 भाई, न्यूट्रल पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप उसको कैसे भी डाल दो कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि उस पर चार्ज ही नहीं है। और इस फॉर्मूले में बता रहा है चार्ज, न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। लेकिन यहां रेस्ट्रिक्ट मत करो बच्चों, उसको थोड़ा अलग तरीके से सोचो। देखिए हाइड्रोजन, हेलियम, नाइट्रोजन एटम्स, ये भी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। हाइड्रोजन, हेलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर मैं इसी तरीके से एक्सपांड कर लूं, पूरा पीरियोडिक टेबल भी ला लूं, दैट इज एटम एज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इस पर भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं H पॉजिटिव ले लूं, अगर मैं H डाई पॉजिटिव ले लूं, आयंस कर लेता हूं, मैं आयंस कर लेता हूं, तो आयंस उस पर यह काम करने वाली है थियरी, हाँ करने वाली है। गॉट इट। बट Q नॉट जीरो फॉर He डाई पॉजिटिव या फिर हाइड्रोजन पॉजिटिव, इस तरीके से समझ में आ रही है बात। चलो तीसरी चीज भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज भी है, लेकिन ये बंदा यहीं पर खड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड में इसकी मोशन बिल्कुल नहीं है, इसकी वेलोसिटी नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड भाई इसको बोलेगा तू वहीं रहे। मैग्नेटिक फील्ड ना उसको स्पीड बढ़ाएगी ना घटाएगी, बोलेगा तू जैसा है वैसा है। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी, ये बात समझ लो, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी पार्टिकल की स्पीड ना बढ़ाती है ना घटाती है। मैं कहीं पर यहां पर दे देता हूं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको मैं दे देता हूं। ऑलवेज रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड never increases or decreases speed of charged particle। अगर अनचार्ज है तो भाई वैसे भी जीरो आने वाला है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने कंक्लूजन दे दिया बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैंने दे दिया है। तो ये कभी नहीं होगा, हाँ ये होगा, बट
इट चेंजेस, इट चेंजेस या फिर इट कैन बोल दूंगा मैं, इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। हाँ भैया डायरेक्शन बदल सकता है, यस इतना काम करने वाला है। तो फोर्स है, देखिए हर वक्त अगर फोर्स आता है तो इसका मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि फोर्स आया तो भाई इसका स्पीड बढ़ेगा स्पीड घटेगा, ऐसा नहीं है। फोर्स की हेल्प से डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका सर्कुलर मोशन चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला किस्सा, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स तो है और पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट ही था, लेकिन पार्टिकल का स्पीड भले ही कांस्टेंट हो उसका डायरेक्शन हर समय चेंज होते रहता है। ओके तो बच्चों इतना पार्ट कैटेगरी समझ में आ गया। देखो एक एक स्लोली ग्रेजुअली समझो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घाई गड़बड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे कल ही एंट्रेंस के लिए अपीयर होना है, अभी आपके पास टाइम है, तो जो चल रहा है वो मजबूत कर लो, अच्छे तरीके से कर लो, पक्का कर लो, आज के आज अच्छे ढंग से कर लो। तो उसके आगे बच्चों बढ़ते हैं एफ मैक्सिमम, इस पर ही पूरा चैप्टर अभी आने वाला है आगे। तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा, तो आप ही बता सकते हो कि यार इन सारे में अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कांस्टेंट है, पार्टिकल की स्पीड भी कांस्टेंट हो गई है, चार्ज भी फिक्स हो गया, तो साइन ही सारी चीजें डिसाइड कर रहा है। तो अगर साइन ही चीजें डिसाइड कर रहा है तो देखो साइन की वैल्यू पर अगर बात करें तो साइन थीटा मैक्सिमम तब होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, क्योंकि साइन 90 होता है 1, साइन 90 होता है 1। इस तरीके से देखो अगर ऐसा आता है तो बच्चों बहुत बढ़िया। अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखो क्या होगा। एक एग्जांपल दिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब बोलोगे सर यहां तो करंट ही नहीं है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती है मोशन की वो करंट की डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव चार्ज की जो मोशन की डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन ले सकते हैं। अगर निगेटिव चार्ज हो और निगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट उसके अपोजिट लेना पड़ेगा, यह साइन कन्वेंशन का हिसाब है। तो अगर निगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है करंट उसके अपोजिट होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज जिधर बढ़ रहा है वही डायरेक्शन ऑफ करंट आपके लिए ले सकते हैं उस इंस्टेंट पर। तो जैसे यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको ऐसे थ्रो कर दिया, मैंने आपको बोला पहले इंडेक्स फिंगर को सेट कर लो, भाई इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फिर वेलोसिटी की जो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो पॉजिटिव चार्ज की जो मोशन होगी उस डायरेक्शन में करंट होगा, तो चलो बी फिर आई। तो देखो फोर्स कहाँ आ गया, फोर्स ऊपर आ गया। इस चार्ज के बारे में देखो एफ बी आई समझ में आएगा, एफ बी और आई। तो पहले इंडेक्स फिंगर बी करके देखो, पेपर पे निकालो, डायग्राम निकालो, बी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा नहीं तो उंगली ऐसी ऐसी दिखेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा देखो एफ बी और ये 90 डिग्री होना चाहिए, बी आई एफ। तो भाई ये फोर्स ऊपर आ गया और आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है जब वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे हो तो इस बंदे को सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड है हर तरफ सर्कुलर मोशन करता रहेगा। मैंने आपको अभी बताया डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इट हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन। इस तरीके से इस पर बहुत सारा काम है। और तीसरी चीज जो बच्चों आती है वो हेलिकल पाथ वाली आती है। तो इसमें मैंने बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया, थीटा नॉट 0 नहीं चलेगा, इसने ले लिया, 180 नहीं चलेगा, इसने ले लिया, 90 नहीं चलेगा, इसने ले लिया, फिर कौन सा बचा है, ये छोड़कर जितने एंगल बन रहे हैं वो कर लो। तो इसमें क्या होता है, चार्ज पार्टिकल अगर इस ऐसे किसी एंगल पर थ्रो कर दिया जाए तो भाई ये सर्कल करते 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 आगे बढ़ेगा। आपने स्प्रिंग देखा है तो स्प्रिंग में सर्कल भी होता है, जैसे कोई बीड अगर आपने स्प्रिंग में डाल दिया तो घुमा रहे हो तो वो सर्कल भी कंप्लीट कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, सर्कल कंप्लीट कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो ये हेलिकल पाथ हो गया अलग से। चलो ठीक है, यहां से आगे क्वेश्चन देख लो बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन, ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग along a magnetic field lines. What is the magnetic force acting on a particle? हाँ बहुत बढ़िया, मूविंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो भाई इन्होंने शुरुआत ही कर दी है
चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है 0 होता है। अभी तो हमने इतना दिमाग लगा लगा के भाई पढ़ लिया इसको 0 डिग्री पर, है ना। यहाँ पर देखो फोर्स 0 होता है, कैटेगरी कर रहे हो। और देखो एक आदत बना लो बच्चों, कई बार क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, चलो टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डाल दी, बस हम लोग लगता है कि हम बाद में देख लेंगे। ऐसे नहीं होता है, आपको एंट्रेंस निकालनी है इस साल की। इस साल की एंट्रेंस निकालनी है। 8 लाख के करीब बच्चों ने अगर फॉर्म भर दिया है, अगर 8 लाख 7 लाख 7.5 8 लाख करीबन बच्चे अगर बैठने वाले इस एंट्रेंस में, तो भाई बहुत मतलब लगने वाली है इस बार एग्जाम। तो समझना आपको कि ऐसा नहीं चलेगा कैजुअल एटीट्यूड। तो अगर कोशिश करो, अगर लिख सकते हो तो नोटबुक में अपनी हैंडराइटिंग में लिख लो यार, देख देख के इसको। इसका बहुत एडवांटेज होता है, राइटिंग अपनी जो होती है ना उसमें बहुत एडवांटेज होता है, क्योंकि हम लिखते हैं तो समझते भी है उस चीज को। चलो ठीक है, फोर्स 0 आ चुका है, तो ये कहाँ है, यहाँ है। ओके चलो, फिर सेकंड जो पार्ट है जो 90 डिग्री वाला था, बस इस पर अभी चैप्टर थोड़ा चलने वाला है। तो समझ लो ये सारी चीज़ें भले ही मैंने दी हो तो समझने की बात है, क्योंकि राइटिंग में करना पड़ता है। वो कब चलता है, रेगुलर क्लास चल रहा है, आप मतलब मेरे मान लो 2 साल के स्टूडेंट हो, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ या फिर नोट्स प्रिंटेड दे रहा हूँ, तो वो तब चल रहा है, ठीक चल रहा है। एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे, आज बस 2 ही टॉपिक समझेंगे, बस वो तब चलता है, अभी नहीं चलता है। तो अभी हमको थोड़ा इंस्टेंटली काम करना पड़ता है। यस, तो मैग्नेटिक फील्ड है, पार्टिकल को इस तरीके से थ्रो किया ताकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में 90 डिग्री हो जाए, और 90 डिग्री अगर होता है तो सर्कुलर मोशन पक्का है। तो सर्कुलर मोशन पक्का है तो भाई एक चीज पक्का आने वाली है, किसने सेंट्रीपिटल दिया। सर्कुलर है तो भाई पहला सवाल यही उठता है कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है, उसका नाम बताओ। तो एक ही फोर्स था बेचारा, क्यू वी बी साइन, तो साइन भी साइन 90 की वजह से साइन 90 1 हो चुका है, ये भी खत्म। तो अभी ये मैग्नेटिक फोर्स इंटेंशनली एफ एम लिखा, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम, एम फॉर मास नहीं होगा, एम फॉर मैग्नेटिक, एम फॉर मैग्नेटिक, एम फॉर मैग्नेटिक, एफ एम। अरे बच्चे एक एक कितने होशियार होते हैं ना यार, मतलब ये एफ एम को, एम को मास कंसिडर करके चलते कि इलेक्ट्रॉन का मास भाई या फिर चार्ज का मास है। अरे भाई सफिक्स दिया है, सफिक्स को समझो, सफिक्स एफ सफिक्स एम। सो दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आपके पास सेंट्रीपिटल के 3 फॉर्मूले थे, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम वी ओमेगा। एक बार रिवाइज कर लो। तो अभी मैं फिलहाल इस्तेमाल करूँगा एम वी स्क्वायर बाय आर को, इन दोनों को मैच करवा दिया, इन दोनों को जैसे मैच करवा दिया देखो, तो इसमें एक वी के साथ इसको भी कैंसिल करवाते, देखो एक इसके साथ कैंसिल करवा देते हैं। तो भाई क्यू बी आर इक्वल टू एम वी, यस ये इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर एडजस्टमेंट करते तो v इज इक्वल टू क्यू बी आर बाय एम, ये भी ये चलेगा, और v प्रोपोर्शनल टू r हो चुका है, v प्रोपोर्शनल टू r हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी क्यों आई, देखो चार्ज आपने मान लीजिए हेलियम डाई पॉजिटिव ले लिया, तो चार्ज तो उसका फिक्स हो गया, उसका मास भी फिक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स हो गई है। देखो भाई ये जो m है ना, हाँ ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये m कैंसिल कर देते बच्चे, नहीं करना है, इसीलिए मैंने बहुत क्लियर बता दिया कि ये ना एफ एम यस मैग्नेटिक फोर्स। समझने के लिए अगर कंफ्यूजन ज़्यादा होता है तो मैं यहाँ उसको निकाल देता हूँ, भाई निकाल दो, इसको फेंक दो निकाल के, अगर कंफ्यूज कर रहा है तो। हाँ चलो ठीक है, इतना कर सकते हैं। अभी अगर इसमें क्यू बी बाय एम अगर फिक्स है तो समझ लो आपके हाथ में कोई चार्ज दे दिया और आपको बोला कि थ्रो करना है, आपको थ्रो करना है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर, जैसे आप थ्रो करते हो आपको पता चलता है ये घूम के वापस वहीं पे आ रहा है, वो बूमरैंग होता है ना, उसी तरीके से आप खड़े हो यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इस चार्ज को जैसे थ्रो कर दिया फिर घूम के आ गया इधर।
आपको लगा यार 5 की स्पीड से थ्रो करो, थ्रो कर दो, घूम के आ गया इधर, 10 की स्पीड से थ्रो करो, घूम के आ गया इधर। लेकिन एक चीज़ हो रही है, आप जितना स्पीड बढ़ा रहे हो आपको एक चीज़ दिखेगी, छोटा सर्कल, फिर ज़्यादा स्पीड, बड़ा सर्कल, फिर और ज़्यादा स्पीड और बड़ा सर्कल। मतलब ये घूम के तो वहीं पे आ रहा है जहाँ से आपने उसको थ्रो किया था, लेकिन ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा बड़ा सर्कल, ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा बड़ा सर्कल हो रहा है। तो V प्रोपोर्शनल टू R आ चुका है। गॉट इट? अभी इस पर एक बहुत बढ़िया चीज़ बनने वाली है। V बाय R जब लेते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ रिपीट कर रही है खुद को, तो फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट आना तय है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला भी आना तय है। तो V बाय R, जिसको हम कहते हैं ओमेगा, इसका मतलब QV बाय M मिल चुका है। तो ओमेगा भाई कांस्टेंट मिल चुका है। तो ओमेगा में कौन कौन था, 2πf और 2π/t, ये तो सर्कुलर मोशन में पढ़ लिया है। अभी वापस से वही चीज़ को समझते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैंने चार्ज को थ्रो कर दिया 5 की स्पीड से, इसने छोटा सर्कल तय कर लिया, मान लीजिए 1 सेकंड में। मैंने 10 की स्पीड से थ्रो कर दिया, इसने बड़ा सर्कल कंप्लीट किया। टाइम लगेगा ज़्यादा या कम? तो समझ में आया, टाइम तो उसने उतना ही लिया, 1 सेकंड। फिर मैंने 20 की स्पीड से थ्रो कर दिया 20 की स्पीड से, तो 20 की स्पीड से थ्रो कर दिया, इसने बड़ा सर्कल कंप्लीट किया, लेकिन टाइम उतना ही लिया, 1 सेकंड। मीनिंग ये हो रहा है, आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो रेडियस बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें सर्कल छोटा हो बड़ा हो, अगर आपकी स्पीड फिक्स है, मतलब स्पीड कितना भी लो, तो उस हिसाब से उसका सर्कल जो है वो मैनेज करेगा, लेकिन एट द एंड टाइम उतना ही लगने वाला है। सर्कल जो होता है तो उसका पूरा एंगल 2π और टाइम उतना ही है। तो फ्रीक्वेंसी भी फिक्स हो गया यहाँ पर। तो बच्चों देखो, ओमेगा इक्वल टू QB बाय M, यह आ गया। तो ओमेगा इज 2πf, सो f इक्वल टू ओमेगा बाय 2π। तो ये इस तरीके से आ गया, QB डिवाइडेड बाय 2M, करेक्ट है। और फिर टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन दोनों में देखो, टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो 2πm बाय QB, ये चीज़ आ गई है। अभी इसमें क्या चीज़ है बताओ, काइनेटिक एनर्जी तो है, क्योंकि अगर आप बात करें तो स्पीड तो फिक्स करा दिया, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर्कुलर मोशन का पूरा की पूरा लॉ यहाँ पर काम कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², v की जगह पर या QBr/m रख दो, तो भाई इसका मॉडिफिकेशन होके फिर m, वैसे ही Q² B² R²/m², एक m कैंसिल करा के Q² B² R² डिवाइडेड बाई 2m, ये आ गया। गॉट इट? तो इतने फार्मूले कब ध्यान में आएंगे? तो मैं आपको देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक चार्ट दिखा दिया, जिस चार्ट में मैंने आपको ट्री डायग्राम में एक बहुत क्लैरिटी दे दी है, बहुत ही प्यारी सी क्लैरिटी दे दी है कि फोर्स कब कब जीरो होने वाला है। तो भाई ये किस्सा खत्म हो चुका है। अभी नया किस्सा क्या चल रहा है कि सर्कुलर मोशन वाला किस्सा चल रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, यह आपकी जिम्मेदारी होगी बच्चों। ये जिम्मेदारी क्या होगी कि इसको 1 बार 2 बार 3 बार लिख के देखो। क्या लिख के देखना है? QVB इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसके बाद में क्या मैंने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोला है कि V इक्वल टू Q, मतलब इसी का एडजस्टमेंट ही तो करके जा रहे हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं है। गॉट इट? तो इसमें सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, समझ लो। इलेक्ट्रॉन बताया इन्होंने, कोई बात नहीं, मास जिसका m है और चार्ज q है। भले ही इलेक्ट्रॉन बताया, लेकिन इन्होंने चार्ज q बता दिया। इज ट्रैवलिंग विद स्पीड v अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ठीक है, एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म फील्ड। मतलब जो जितना अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसके अनुसार ही अगर बात करें, हम बात करें तो अभी फिलहाल इसका रेडियस जो है r है और ये घूम रहा है। चलो, इसका चार्ज जो होगा q होगा, तो चार्ज q है, मैग्नेटिक फील्ड, अभी मैं इसमें इंटेंशनली नहीं जाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है, इतना ही समझना है, क्योंकि फिर वापस से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डालना पड़ेगा और इन्होंने इलेक्ट्रॉन बता दिया है, तो इसकी डायरेक्शन पे कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो, ये इलेक्ट्रॉन होगा, तो FB I, तो इधर होने वाला है, तो मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डाल देता हूँ, B ऐसे, क्योंकि चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका करंट अपोजिट आएगा, फोर्स नहीं पढ़ना है इसमें, बस इतना कर लो महाराज, परपेंडिकुलर B,
परपेंडिकुलर बी, बस इतना मैं दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और इन्होंने ऑलरेडी बता चुके हैं क्या करना है। अभी क्या करना है बच्चों, देखो तो अगर इसका रेडियस का फॉर्मूला देखें या फिर इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें, अगर नहीं समझ में आता है तो क्यू वी बी इज इक्वल टू कर सकते हैं। तो भाई v इज इक्वल टू फॉर्मूला था क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम, ये फॉर्मूला था, ये तो फॉर्मूला था। अभी उसमें क्या बताया देखो, इफ़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ, तो चलो स्पीड हाफ कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड डबल कर दिया, स्पीड हाफ करा दिया, मैग्नेटिक फील्ड को डबल करा दिया, तो फिर क्या पूछा है, रेडियस के बारे में बात की है। सो आर कैन बी इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद में देखो R2 बाई R1 इज इक्वल टू, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इन्होंने स्पीड पर काम किया, चलो ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था, तो V2 R1 की आगे V1 मल्टीप्लाई बाय। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या किया इन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड इज डबल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B है, तो देखो R2 ऊपर लिखा है तो ये B2 नीचे आ गया, R1 नीचे है तो B1 ऊपर आ गया। तो चलो इसकी वैल्यूज रखना शुरू कर देते हैं। इन्होंने क्या बोला है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ, मतलब अगर पहली वेलोसिटी स्पीड v थी तो अभी v/2 है मल्टीप्लाई बाय, पहली मैग्नेटिक फील्ड b थी तो अभी मैग्नेटिक फील्ड डबल है, तो ये आ गया बच्चों यहाँ पर 1/2 और इसका 1/2, ये 1/4, बाकी v कैंसिल, b कैंसिल, तो R2 इज 1/4 ऑफ R1, R2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ R1, तो R2 इज इक्वल टू R/4, मतलब उनके हिसाब से R1 का मीनिंग था, तो R/4 समझ रहा है। चलो ठीक है बच्चों, ये कुछ टाइप है जो मैं बुलेट सीरीज में एक्चुअली कवर करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर मैंने ला के रख दिया है तो इसको अभी नहीं समझना है आपको। इस पर सवाल अभी तक अगर बात करें तो CET पर इतने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं ऊपरी तौर पर यहाँ पर आपको दिखा दूंगा, इसको थोड़ा सा फास्ट में हो जाएगा। क्या चीज़ है ये बुलेट सीरीज़ में एक्चुअली आएगा, वापस आएगा, फास्ट में आएगा, और इस पर से सम जो होगे वो कैसे करते हैं वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। बाई चांस अगर कभी क्वेश्चन आता है तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो देखो क्या है बच्चों, v इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम, तो मैंने यहाँ कर दिया एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर, तो r इज इक्वल टू, देखो क्या होता है r, इसमें क्या कर दिया मैंने, ये जो एम वी है, एम वी का मतलब होता था p, मतलब क्या होता है बच्चों, लीनियर मोमेंटम, ये होता है लीनियर मोमेंटम। तो r इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी लिखते हैं हम लोग, देखो r इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी लिखते हैं, तो एम वी की जगह पर ही एम वी की जगह पर हमने p लिख दिया, तो p बाई क्यू बी आ गया। तो क्वेश्चन में आपको बताया जाता है कि पार्टिकल जो अलग अलग डिफरेंट चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया जाता है, तो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल आर थ्रोन विथ सेम लीनियर मोमेंटम, जिस दिन बताया जाएगा सेम लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम में आपको मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको कौन सा चार्ज है, कितनी स्पीड से गया, इसमें कोई आपको सोचने की कोशिश नहीं करना है। आपको सिर्फ एक देखना है कि फॉर्मूला हमने मॉडिफाई करके ऐसा लाया, अगर मोमेंटम सेम है, और दूसरा तो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने थ्रो किया तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रहे हैं हम लोग, सो दैट मीन्स रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा। तो ये आ गया एक तरीका, इस पर हम लोग बाद में काम करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा देखो क्या होता है, जब हम पार्टिकल थ्रो करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो उसको है, और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन था ये था काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, तो जहाँ पर मुझे p² लिखा है तो p² इक्वल टू 2m e, मतलब p इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m e, ये समझ लो आप, इसको उठा के यहाँ रखना है, तो r इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m e डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो आपका दूसरा सवाल बन जाएगा कि मान लीजिए मैंने 2-3 चार्ज पार्टिकल को थ्रो करा दिया मैग्नेटिक फील्ड में, विथ सेम मोमेंटम नहीं है अभी, विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, जैसे विथ सेम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया गया, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी सेम था। देखो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। देखो जो रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज यहाँ पर बन रहा था उसी का मॉडिफिकेशन बन चुका है, और रेडियस जो सर्कल बनने वाला है उसका रेडियस होगा रूट ऑफ मास और चार्ज पर। उसके अलावा देखो किसी चार्ज पार्टिकल को मैं कितना इजीली बता रहा हूँ, एक चार्ज लिया और उठा के फेंक दिया, भाई ऐसे नहीं होता है, उसको थ्रो करने की, उसको स्पीड देने की सही तकनीक होती है। वो क्या होती है,
तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हो तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, उसको स्पीड मिलती है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी किस वजह से मिल रही है? बिकॉज ऑफ दैट चार्ज इज इन पोटेंशियल। तो Q इंटू वी ये पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी। आप काइनेटिक एनर्जी की जगह पर क्यू वी रख दो, तो ट्वाइस एम क्यू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अभी नीचे भी क्यू है, ऊपर भी क्यू है, एक रूट में आ गया, तो इसका एडजस्टमेंट करा दिया, बी को कॉमन निकाल दिया, स्क्वायर रूट ट्वाइस एम, और ये क्यू जो होगा ये कैंसिलेशन करवा के नीचे रूट क्यू आ जाएगा। अभी देखो क्या होगा, जैसे आपको बताया जाएगा कि चार्ज पार्टिकल्स आर थ्रोन विथ थ्रोन थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज पार्टिकल्स आर थ्रोन थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ऐसा है तो इसमें आर प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाय रूट क्यू। देखो कितना चेंज हो रहा है, रूट एम बाई क्यू था, यहाँ पर पूरा के पूरा स्क्वायर रूट में आ गया, पूरा के पूरा स्क्वायर रूट में आ गया। तो आपको नोट डाउन जो करना है बच्चों, सेम मोमेंटम, सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये इतनी चीज़ें है। और लास्ट वाला किस्सा है आर इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। अगर सेम स्पीड से थ्रो कर दिया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर आर प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू। इतना सारा है, तो ये बुलेट सीरीज में वापस से कवर करा दूंगा विथ एग्जाम्पल के साथ में कवर करा देते हैं। तो यहाँ पर कोई रेफरेंस दिया है मैंने, जैसे आपको प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा, ये रिपीटेडली लिए जाते हैं। तो प्रोटॉन का अगर चार्ज क्यू है और मास एम है, तो ड्यूटेरॉन के पास चार्ज क्यू है लेकिन मास डबल है, क्योंकि ड्यूटेरॉन के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। और अल्फा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास 4m हो गया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। तो 4 क्वांटिटीज न्यूक्लियस के अंदर है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो उसका मास तो उतना हो गया। लेकिन चार्ज के बारे में अगर बात करें तो 2 ही प्रोटॉन्स है, तो 2 प्रोटॉन। ये अल्फा कौन होता है बच्चों? हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, उसको गंजा कर दो, तो रहेगा न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के बारे में अगर कहते हैं तो उसको सोफिस्टिकेटेड नाम है अल्फा। गंजा वाला जो हीलियम है डाई पॉजिटिव, बस वही है अल्फा हमारा। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक सवाल बन रहा है, उसमें थोड़ा कोशिश करेंगे हम। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v एंटर्स इनटू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड b एट राइट एंगल्स। ये दिया है तो कंफर्टेबल हो। अगर पैरेलल दिया होता तो वैसे ही 0 कवर करना था, यहाँ 0 तो नहीं है, परपेंडिकुलर है। चलो ठीक है। कंप्लीट्स सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चलो सेमी सर्कल तो कवर किया। मतलब इसमें अगर बात करें तो हमारा क्या क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड है। तो देखो क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। चलो अगर नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ पर देता हूँ। क्या होता था? आर इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। रिवाइज कर लेते हैं। एम वी का मतलब पी, ये डिवाइडेड बाई क्यू बी। पी का मतलब स्क्वायर रूट ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई ये क्यू बी आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी मतलब क्यू इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी आ चुका है यार। तो चलो ठीक है, इन्होंने जैसे बताया उसके हिसाब से मैं यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर करा दूँ। तो ये आ गया ट्वाइस एम क्यू और वी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई ये क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद में तो एक क्यू कैंसिल करा देता हूँ, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये क्यू और बी का स्क्वायर बन जाएगा। तो एम इक्वल टू आर स्क्वायर क्यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस वी। आर स्क्वायर क्यू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस वी। आर स्क्वायर क्यू बी स्क्वायर बाय ट्वाइस वी। यस, लेंदी है भाई, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, समझो। ये साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है, तो इस पर इतना ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं है, सिर्फ इतना है हमें कि जब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल होता है। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेवल का डिवाइस है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल्स इस तरीके से लगाए जाते हैं और बीच में हॉलो शेप डीज लगवाई जाती है, जिसमें क्या करता है, कॉन्सेप्ट यही है, वी प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन पार्टिकल यहाँ सेंटर में रेस्ट में रखा जाता है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पर एक्सेलरेटर अल्टरनेटिंग सोर्सेज होते हैं जो हर सेकंड में कई बार खुद की डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज करता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो उसकी हेल्प से क्या होता है, अंदर बैठा हुआ चार्ज ना उसको स्पीड मिलता है। लेकिन स्पीड मिलता है तो स्पीड से क्या होगा,
भाई जब मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर हो तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो इससे होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, स्पीड बढ़ाने का काम इस अल्टरनेटिंग सोर्स का है और डायरेक्शन बदलने का काम मैग्नेटिक फील्ड का है। तो ये दोनों काम कर रहे हैं बखूबी। और इसमें क्या हो रहा है, जैसे स्पीड बढ़ रहा है उसका रेडियस भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एक स्पेसिफिक लेवल पर उसका जब स्पीड इतना बढ़ जाए कि आपको निकालना है, उसको बाहर निकाल दो। और क्या करना है निकाल कर, तो उसको एक टारगेट एलिमेंट पर थ्रो कर दिया जाता है जिसका हमें स्टडी करना होता है। तो इस पर अभी जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, ऑलरेडी जितने आपने इक्वेशंस ले लिए ये सारे के सारे, यस ये साइक्लोट्रॉन से ही रिलेटेड है बच्चों। एक स्पेसिफिक रेडियस पर, मतलब जहां उसको बाहर निकालना है उस सर्कल के उस रेडियस पर बाहर निकाल दो तो उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। तो साइक्लोट्रॉन मियरली अ डिवाइस, उसका फॉर्मूला ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। फिर हेलिकल पाथ में समझ लो क्या है, ये एक चीज है हेलिकल पाथ। इस पे भी सवाल अभी तक तो नहीं बने हैं लेकिन थोड़ा सा नोट डाउन करके रख लो। हमने क्या बोला है, पहले जीरो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने, फोर्स जीरो का, फिर फोर्स मैक्सिमम वाला पढ़ लिया। अभी तीसरी चीज जो है, हमने 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री इन तीनों को अवॉइड करा के किसी एक अलग ही एंगल पर इसको थ्रो कर दिया। तो इस वेलोसिटी के, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अभी ऐसा है, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना दिए। एक कंपोनेंट पैरेलल आ रहा है बी को, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल अगर होता है तो ये काम नहीं करेगा, ये सिर्फ आगे बढ़ता रहेगा। और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है उसकी वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल ये सर्कल परफॉर्म करेगा। तो होता क्या है, एक कंपोनेंट इसको सर्कल में घुमा रहा है और दूसरा कंपोनेंट इसको आगे आगे लेके जा रहा है। तो इस तरीके से ये हेलिकल पाथ कवर हो रहा है। सर्कल के लिए रिस्पॉन्सिबल भाई ये कंपोनेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर, और ये जो दूसरा कंपोनेंट ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन की थ्योरी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू, ये कंपोनेंट v परपेंडिकुलर b इज इक्वल टू, इसी की वजह से ये सर्कल में घूम रहा है तो mv स्क्वायर बाय आर। तो v ये नहीं लेना है, इसका कंपोनेंट लेना है, इसलिए मैंने इंटेंशनली ये परपेंडिकुलर साइन डाला है। तो r इक्वल टू mv परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। तो v परपेंडिकुलर का मीनिंग था v साइन थीटा। तो भाई एक चीज समझ रही है कि अगर एंगल जितना होगा उसके हिसाब से रेडियस मिलेगा। अगर एंगल ही जीरो हो तो साइन जीरो जीरो हो जाता है। अगर थ्रो ही मैं ऐसा कर दूं तो थीटा जीरो साइन जीरो जीरो, कहाँ रेडियस मिलेगी, ये तो सीधा निकल जाएगा। तो सही है फॉर्मूला, ये इसको हटा दो, अभी साइड में रख दो। बट ये इंपॉर्टेंट है, बट है ना, लेकिन किंतु परंतु जब आता है ना तो यार वहाँ पे रोकना चाहिए, पॉज लेना चाहिए और शांति से काम करना चाहिए। देखो क्या होता है इसमें, देखो क्या है, ये v परपेंडिकुलर, ये v परपेंडिकुलर, तो इसको सॉल्व करा के फिर r इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। तो v परपेंडिकुलर बाय r, क्यू बी बाय एम, इसको रखो कांस्टेंट। अब इसमें ना दिमाग नहीं लगाना, इसको बोले साइन थीटा पर ये डिपेंड है, नहीं। तो ये कंपोनेंट मतलब एक नंबर है उसका डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलोंग विद साइन डिवाइडेड बाय रेडियस, ये चीज कांस्टेंट होती है ओमेगा। ये इस पर देखिए क्या होगा, सर्कल छोटा हो या बड़ा हो उसका टाइम उतना ही रहेगा। तो आपको यहां रखना है बच्चों ओमेगा 2 पाई एफ 2 पाई बाई टी। तो लिखना है देखो ओमेगा क्यू बी बाई एम, या फिर फ्रीक्वेंसी क्यू बी बाई 2 पाई एम, या फिर टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी। डज नॉट डिपेंड्स ऑन थीटा, लेकिन थीटा 0 और 180 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सर्कल ही नहीं होगा, तो सर्कल होगा तो टाइम पीरियड वाला कॉन्सेप्ट आएगा भाई, ठीक है। और पिच क्या होता है, मान लो एक सर्कल हो रहा है, सर्कल होने के लिए इतना टाइम लग रहा है और इतने टाइम में ये घूम रहा है, लेकिन घूमते घूमते आगे चला गया तो उसका कहते हैं पिच। घूमते घूमते ये आगे चला गया तो पिच आ गया। पिच कितना आ रहा है, तो भाई देखो टाइम तो टी लगा, लेकिन आगे बढ़ने की स्पीड है वी पैरेलल वाली, तो वी कॉस थीटा, इसकी वजह से ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन आगे बढ़ रहा है कितने टाइम में, तो एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, बस उतने टाइम में आगे बढ़ गया, उतने ही टाइम में आगे बढ़ गया। तो मतलब वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड कर लो, ये आ गया आपका पिच। इस पे सवाल बहुत कम बनते हैं, लेकिन अवॉइड नहीं करना है। जिनको परसेंटाइल हाई कराना है तो उन्होंने तो भाई उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते एक लॉरेंस फोर्स था। ये जो लॉरेंस फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है ये क्या है, अभी जो चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में डालते थे उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसको डालता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो लॉरेंस भाई का कहना यह था, लॉरेंस का कहना यह था कि जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में डाला जाता है तो दोनों फोर्स काम करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करता है और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था क्यू वी बार क्रॉस बी बार। देखो इसमें देखो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था क्यू वी बार क्रॉस बी बार, और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक वेक्टर। इन दोनों का एडिशन करा दे, चार्ज कॉमन निकाल दो तो ई बार प्लस वी बार क्रॉस बी बार।
आपको तो कई बार यह सवाल पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉरेंज फोर्स, कर सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो वी पैरेलल टू अगर बी हो तो भाई वो पहले वाला मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो है तो एफ इक्वल टू क्यू ई बार आने वाला है। चार्ज अगर स्टेशनरी है, वेलोसिटी जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, चार्ज भाई रेस्ट में हो या फिर कैसे भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको ज़बरदस्ती खींचने वाली है। मतलब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स पे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फोर्स में ऐसा कोई रूल नहीं है चार्ज रेस्ट में है या कैसे है, इस पर फोर्स पड़ेगा तो पड़ेगा, उसको मार तो पड़ने वाली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना नो मर्सी वाला किस्सा चल रहा है। मैग्नेटिक फोर्स बेचारा मतलब संभल संभल के काम कर रहा है भाई, तू 0 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, हर एंगल से उसके मतलब यार मतलब आप बोल सकते हो क्या उसको बोलेंगे, जैसा बोलना हो, चलो ठीक है लेकिन 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 इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करो तो नहीं, कैसे भी हो, चार्ज मोशन में हो, रेस्ट में हो, कैसे भी हो, फोर्स तो डालने वाला ही है। आगे बढ़ते बच्चों, ये मैंने नोट डाउन किया है, इस पर सवाल बनता है, कैसे बनता है देखो। क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर जब होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चार्ज अलग जाने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अलग खींचने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। जो डोमिनेट करेगा उसके हिसाब से चार्ज पार्टिकल जाने वाला है, किधर जाने वाला है इस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन इस पर जो सवाल बनता है वो बच्चों ये बनता है कि जब चार्ज पार्टिकल थ्रो कर दिया गया और हालांकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जाने के बावजूद भी सीधा निकल गया, इसको कहते हैं अनडेविएशन। अगर ये अनडेविएटेड चला गया मतलब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, तो उसका मैग्नीट्यूड लेके आपको फाइनल आंसर मिलता है V इक्वल टू ई बाई बी। अगर सवाल बनता है तो भाई इस पर सवाल बनने के सबसे ज्यादा चांसेस है V इक्वल टू ई बाई बी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो ले लो, आपको चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मिल जाएगा अनडेविएशन के लिए। मतलब मैं अगर चार्ज पार्टिकल इधर से थ्रो कर रहा हूं, V मुझे मिल रहा है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो मैंने उसकी स्पीड के बराबर कर दिया, तो ये चार्ज पार्टिकल ये बंदा सीधा अंदर चला जाएगा और सीधा की सीधा बाहर निकल जाएगा, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, सीधा आगे चला जाएगा। उसके लिए क्या है, V इक्वल टू ई बाय बी। आगे यस, बायोट सैवर्ट्स लॉ, यहां से आगे सेकेंड पार्ट शुरू हो जाता है जो कि इस पर ही ज्यादा सवाल बनते हैं। इस पर ही ज़्यादा सवाल बनते हैं। क्या क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इंटेंशनली कुछ चीज़ें दी है, उसको समझ लो, दिमाग में फिट कर लो, दिमाग के अंदर ना पूरा फिट करना है इसको। ऐसा नहीं है कि देख लिया आगे बढ़ गए, देख लिया आगे बढ़ गए। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि बस उसको मतलब वीडियो को आगे बढ़ाते 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 चल जाते। भाई आपको पढ़ना है, पढ़ने की एक प्रोसेस होती है, ऐसे नहीं होता कि आगे बढ़ चुके हो तो मेरा हो गया ख़त्म, ऐसे नहीं करना है। इंटेंशनली किस तरीके से मतलब तहजीब से उसको ना सॉल्व करना है, एक एक चीज़ को ढंग से देखना है। समझ लो बच्चों, आपके लिए इतना सारा चीज़ें मैंने क्यों किया है वो समझ लो। पहला चीज़ देखो, यहां पर अगर इस तरीके से कॉइल है, राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो चुका है, अभी सिर्फ राइट हैंड और थंब रूल का इस्तेमाल करना है। तो देखो क्या करना है, मैंने इतना बारीकी से सारी चीज़ें आपको दिया है, तो एक स्लाइड भी सही ढंग से आप अच्छे से रिटर्न कर पाओ ना तो कई सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं स्ट्रेट वायर पर काम करने वाला हूं या फिर मैं सर्कुलर वायर पर काम करने वाला हूं। मेरे पास इसके अलावा पॉसिबिलिटी फिलहाल तो नहीं है। क्या पॉसिबिलिटीज है बच्चों, पहला या तो कॉइल हो या फिर स्ट्रेट वायर हो, इन दोनों पर ही काम होने वाला है। तो अगर इस तरीके से कॉइल हो जिसमें से करंट घूम रहा है तो अपनी उंगलियां इमेजिन करो कि आपने करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस सेंस में आपने राइट हैंड की उंगलियां घुमा दी, तो आपका अंगूठा जिस डायरेक्शन में आएगा वही अंगूठा आपको आपका नॉर्थ डायरेक्शन दे देगा। मतलब ये बता रहा है कि जो कॉइल है जिसमें से करंट घूम रहा है, इसने सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड तैयार की। अब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेट होना चाहिए, मैग्नेट होना चाहिए तो उसको नॉर्थ और साउथ होना चाहिए। तो आपका अंगूठा जो है वो नॉर्थ है और नीचे वाली साइड जो है साउथ है। ये चैप्टर मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़ो, क्योंकि ईएमआई भाई आगे है। ईएमआई और एसी में तो पूरी वाट लगने वाली है, तो इसको एक बार दो बार तीन बार रिवाइज कर लो, सही ढंग से रिवाइज करो, इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ठीक है।
तो बच्चों देखो, करंट को करंट की डायरेक्शन में मैंने कर्ल कर दिया, तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में आया वो मेरा नॉर्थ पोल हो जाएगा, मतलब अपोजिट साइड साउथ पोल हो जाएगी। ये तो समझ गया। इसका एक डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है वो मैग्नेटिज्म में आने वाला है, लेकिन डाइपोल मोमेंट होता है जिसको डाइपोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होता है, या फिर पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस होते हैं। तो इसमें मैग्नेटिक डाइपोल दिया है, तो मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। NIA, एन का मतलब ये जो कॉइल है, मान लीजिए कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कुछ थे, तो नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय कॉइल में से करंट पास हो रहा है, और इस कॉइल का कुछ एरिया है, तो NIA को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट इज NIA। ओके, यहां पर दिखाया नॉर्थ साउथ इस तरीके से है, और ये डाइपोल मोमेंट जो है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है। ये डाइपोल मोमेंट होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहां पर इसको रख दो। फिर दूसरी चीज आती है भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस तरीके से अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को अभी इसमें देखो राइट हैंड के अंगूठे का रोल चेंज करा दो। यहां पर फिंगर्स का रोल था करंट, और थंब मतलब था मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने रोल पूरा के पूरा चेंज करवा दिया। क्या किया मैंने अंगूठे को दिया करंट के डायरेक्शन में घुमा के। जैसा मेरा अंगूठा बोल रहा है कि भाई करंट इधर जा रहा है, तो मेरी घूमी हुई जो फिंगर्स है राइट हैंड की, ये बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। और अगर करंट नीचे जा रहा है, अगर करंट नीचे जा रहा है, तो बस अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में दिखा दो, इसको घुमा दो इस तरीके से। करंट ऊपर जा रहा है तो घुमा दो अंगूठा, सॉरी उंगलियां घुमा दो। करंट नीचे जा रहा है तो अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में दिखा दो, है ना, थम्स अप थम्स अप। तो उंगलियां ऐसी घूमती है सबकी, ऐसी उल्टी नहीं घूमती है ना, ऐसे ही घूमती है। या फिर नीचे आ चुका है, इस तरीके से ना सोचो, सोचो ऐसे सोचो यार आपके जैसा कंफर्टेबल हो। ये दो डायग्राम किस लिए दिए है? ये दो डायग्राम्स मैंने इसके लिए दिए हैं। जब हम किसी कॉइल को देखते हैं तो कॉइल में से या तो करंट क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। तो अगर करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो मैंने इंटेंशनली देखो यहाँ पर क्लॉकवाइज के हिसाब से नॉर्थ पोल दिखा दिया। और नहीं समझ में आ रहा है तो अपना राइट हैंड ले लो, इस डायरेक्शन में करंट है, अंगूठा बाहर मतलब नॉर्थ पोल। करंट अगर क्लॉकवाइज है तो अपनी उंगलियां घुमा दो, अंगूठा अंदर चला गया, इस साइड ये साइड दिख रही है, ये साइड तो साउथ पोल थी, तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर साउथ भी दिखाया है। तो सब तरीके से ये स्लाइड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भले ही अभी इस चैप्टर में अगर बात करें तो इस चैप्टर से ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसकी बाद में है। कब है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में। तो उसके लिए आपको इसको रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ये वापस से हम लोग डिस्कस करने वाले। तो बायोट-सावर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहले बायोट-सावर्ट लॉ एक स्पेसिफिक वायर पर काम करता है, मतलब किसी भी रैंडम शेप को ले लो। इसमें चीज़ें जो है कि मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो एलिमेंट को भी वेक्टर दिखा दिया, एलिमेंट को भी वेक्टर दिखा दिया। इस वेक्टर से मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पर कितना मैग्नेटिक फील्ड मिला है। अभी बच्चों को यह चीज़ कंफ्यूज करा देती है, मैं एक बार वापस से क्लियर करवा दूँ। करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है आज तक हमारे लिए सिर्फ एक वायर थी जिसमें से करंट पास हो रहा है, लेकिन आज के बाद समझ लो इस चैप्टर की हेल्प से उस करंट कैरिंग कंडक्टर के आस पड़ोस में उसने तैयार किया है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक करंट कैरिंग वायर जो है, जो आपके घर में जितना करंट कैरिंग वायर्स होगा, जितना कंडक्टर्स होगा, रेडियो के अंदर मान लीजिए आपने सेल लगा दिया, या फिर मोबाइल के अंदर जो वायर में से जितना कनेक्शन होगा उसमें से जितना करंट पास हो रहा है, भाई हर एक चीज़ जिसमें से करंट पास हो रहा है वो खुद के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रही है। मतलब वी आर सराउंडेड बाय दैट मैग्नेटिक फील्ड। इतनी सादी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करा दी है। तो सोचने वाली बात है, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसने मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया, कितना किया? तो अभी कितना किया उससे पहले ये क्रॉस मैंने कैसे डाला उस पर बात करता हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया बच्चों, आप जिस रूम में जैसे बैठे होगे, आपको एक चीज़ समझनी है कि हम जब काम करते हैं तो हम पेपर पर काम करते हैं। जब हम पेपर पर काम करते हैं, मान लीजिए ये पेपर पर मैंने ये लाइन निकाल दिया और इसमें मतलब बोला कि इस लाइन में करंट ना ऐसे ऊपर जा रहा है, तो भाई मेरा राइट हैंड जब मैं देखूंगा तो करंट की डायरेक्शन में मैं थंब को लेके जाऊंगा और इस तरीके से उंगलियां घुमा दूंगा। लेकिन थोड़ा एस्पेक्ट चेंज कर देते, कैसे? जब मैं उंगलियां घुमाता हूं तो ऐसे समझो, जब मैं उंगली घुमाता हूं, अंगूठा का करंट का डायरेक्शन अंगूठे ने दे दिया। जब उंगलियां घुमाता हूं तो घुमाते समय
मुझे यहाँ इसको घुमाते समय यहाँ इन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, इन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, और ये उंगलियां घूम के इधर से बाहर निकल रही है, फिर इधर से बाहर निकल रही है। समझ में आ रही चीज़ है? अगर नहीं समझ में आ रही तो पेन ऐसा होल्ड करके देखो। तो ये पेन जो है इसका ये पूरा प्लेन है, पेन और प्लेन, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगलियां इधर से अंदर गई, ये बाहर आ गई। मतलब इसने क्या किया, इस वायर ने पेपर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो पेपर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आपने अंगूठा राइट हैंड का ही अंगूठा ऐसे दिखा दिया, इसको अंदर, जो अंदर गया वो इधर से बाहर आ जाएगा। चलो, अगर इसी में करंट अगर नीचे आता तो वापस से अंगूठा, तो अभी अंगूठा किया तो इस साइड में इन जा रहा है, जो इस साइड में इन जा रहा है भाई वो दूसरी साइड से आउट होने वाला है। समझ में आ रही है बात? एक चीज एक जगह से इन हो रही है तो कहीं से तो बाहर निकलना ही है। ओके, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूले बताया है, इस फॉर्मूले पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, इस पर सॉल्विंग पे क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये आपको रटना पड़ेगा। जो आपका फॉर्मूला है आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस कैसा है बच्चों? देखो करंट ऐसे जा रहा है तो ये क्रॉस, ये करंट क्रॉस ऐसे आ रहा है ना, तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, यहाँ क्रॉस, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका बेसिक पर्पज ये था कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। बायोट सावर्ट का जो काम था वो ये था कि मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है, लेकिन कितनी तैयार हो रही है और किस पर ये डिपेंड होती है। गॉट इट? तो इसका वेक्टर फॉर्म देख लो, वेक्टर फॉर्म सही ढंग से करना है, क्वेश्चन अगर आता है तो लिखना पड़ेगा। तो आई डी एल बार क्रॉस आर बार बाय आर क्यूब, आर बार मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है इसको वेक्टर कर दिया, तो आर बार डी एल बार बाय आर, डी एल बार क्रॉस आर बार बाय आर क्यूब। लेकिन आर बार की जगह आर कैप लेते हैं तो डी एल बार क्रॉस आर कैप वॉज अ यूनिट वेक्टर, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो डी एल बार क्रॉस आर कैप लेते हैं तो नीचे आर क्यूब आर स्क्वायर आना चाहिए क्यूब की जगह पर। तो आपको इन तीनों चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा और इस पर काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इन पर काम करना पड़ेगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने दी है, हालांकि इसका इस्तेमाल आपको बहुत कम होने वाला है, जो होने वाला है मैं डायरेक्टली आपको देने वाला हूँ। तो देखो क्या होता है, मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है और हम यहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि क्रॉस क्यों दिया समझ में आ रहा है? ऐसे देखो अंगूठा और इधर इन आ रहा है, डॉट 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 है, डॉट नहीं, क्रॉस 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 इन है ना, तो इन अंदर जा रहा है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो वायर जो है इधर अल्फा और उधर बीटा दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला था, इसका ही एप्लीकेशन जो इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिलता है म्यू नॉट, समझ लो म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन इस पर, इसमें से मैं आपको बोर्ड के लिए बात करूँ तो यस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर वायर ही इनफाइनाइट हो, वायर ही इनफाइनाइट हो तो अल्फा बीटा की वैल्यू 90 90, ये लंबा चला जाएगा, ये लंबा चला जाएगा, यहाँ से 90 आ जाएगा, तो साइन 90 प्लस साइन 90 मतलब साइन 91 होता है, तो साइन 91 प्लस साइन 91 मतलब 2 हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, ये ट्वाइस, तो इसको सॉल्व करने के बाद मिला है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर ये किसके लिए है? ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। ये भाई पार्ट करके रखो, लर्न करके रखो, याद कर लो इसको, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये कंफ्यूज कराने वाला है कॉइल के साथ में, इसलिए पहले इसको याद कर लो, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। ओके, उसके बाद सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है, हम लोग इस जगह पर आ गए कि एक एंगल ना जीरो हो गया, तो एक एंगल जीरो होने की वजह से अगर फॉर्मूला आप देखो B इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन, तो एक इनफाइनाइट साइड में या दूसरी साइड में नहीं है, तो साइन 0 प्लस साइन 90 आ जाएगा। तो भाई यही फॉर्मूला बन रहा है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। तो इसका इस्तेमाल लिस्ट सेमी इनफाइनाइट, ये कम होगा, लिस्ट यूज्ड, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है आपको, आपके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। नीट और जेई का अगर बात होता तो मैं बोलता यार सभी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसी को बेंड करा दिया सेमी सर्कुलर आर्क में, तो यहाँ एंगल थीटा आ जाएगा। इसका प्रूफ आपको है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर थीटा। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर टाइम्स थीटा। तो थीटा की वैल्यू अगर सर्कल कंप्लीट करा दिया तो थीटा की वैल्यू होती है फॉर मैग्नेटिक सेंटर सर्कुलर कॉइल, थीटा इक्वल टू 2 पाई होता है, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर इंटू 2 पाई। तो बच्चों बी हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर।
मैंने आपको बोला है कंफ्यूजन जो होगा वो कहां पर होगा वो समझ लो। ये फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr। ये था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, और सर्कल के लिए आया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। यहां पर पाई वैल्यू नहीं है, कंडक्टर में पाई की वैल्यू है, यहां पर पाई की वैल्यू नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना। और ये डॉट क्यों आया भाई, क्योंकि देखो मैंने आपको दो मेथड्स बताई है। यहां पर कॉइल है तो कॉइल में उंगलियां घुमा दो, अंगूठा बाहर आ गया। वो स्लाइड को रिपीट देखो बच्चों, नहीं तो इसमें इतना कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। बच्चे ना ऐसा लगता है कि यार देख देख के मैं पढ़ लूंगा। भाई देख देख के पढ़ के तो इंजीनियर हो जाएगा कल, क्यों 11th-12th कर रहा है। अगर मान लीजिए देख देख के ही मुझे अगर पूरा एजुकेशन मिल रहा है सही ढंग से, तो भाई आज मतलब कल इंजीनियर का डिग्री भी ले लो, क्योंकि कंटेंट तो सारा यूट्यूब पे अवेलेबल है। डॉक्टर हो जाओ, शुरू कर दो चीरफाड़ किसी का। ऐसे नहीं होता है, ये एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, नॉलेज गेन करने की प्रोसेस होती है, ब्रेन की एक कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसको शार्प करना पड़ता है। क्षमताओं से बेटर मैं बोलूँगा आपको क्षमताएं बढ़ानी पड़ती है, नहीं बढ़ती है एक दिन के अंदर। तो ये बढ़ाने के लिए क्या है भाई, देखना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, वापस से रिवाइज करना पड़ता है, रिपीट 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 रिपीट। तो ये रिपीटेशन मल्टीपल टाइम हो जाए तो भाई आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर एक ही बार में आप करते हो और आपको लग रहा है कि फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो भाई आप एग्जाम के पहले दिन ही पढ़ लो ना पूरी की पूरी किताबें। वो कौन सा था वो रोबो चिट्ठी है ना, किताबें ऐसे स्कैन कर लो, एग्जाम में जाके लिख के आ जाओ। तो आपको इसके पहले वाला लिख के देखना पड़ेगा मैंने क्या क्या बताया है। इसलिए रिकॉर्डेड का ये तो बहुत एडवांटेज मिल रहा है यार, कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्या हो रहा है कि आप उसको रिवाइंड कर सकते हो, वापस देख सकते हो। चलो बातें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग करके अपलोड भी करना है तो दिक्कत आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चंस। ए करंट आई फ्लोज इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ circular arc of wire having 3/4 of its circumference, okay, 3/4 of its circumference and radius r. Magnetic field at the center of circle is, देखो क्या है, ये पूरा सर्कल है, इसमें से इन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1/4 पोर्शन जो है ना ये कट करा दिया 1/4, और बचा हुआ जो 3/4 पोर्शन है ये रख दिया। तो थोड़ा एंगल वाइज हम लोग सोचते हैं कि अगर ये पूरा डिस्क है तो इसको 4 हिस्सों में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो भाई ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें से ये हिस्सा मान लीजिए काट देते हैं, तो बचा हुआ कितना है 270 है। 270 का मतलब कितना होता है बच्चों, 270 का मतलब कितना होता है 3π/2 होता है। आर गेटिंग दिस, 90 मतलब π/2, तो 90 वाले 3 हिस्से 3π/2। तो चलो मुझे एंगल मिल चुका है, तो मुझे एंगल मिल चुका है यहाँ पर। तो अभी इन्होंने जो रिंग बनाया है ना वो रिंग कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से ये आर हो गया, और ये जो 90 डिग्री ये एंगल है, ये एंगल नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, जिसमें वायर है उतना लेना है। तो थीटा 3π/2 आ गया। तो B इज इक्वल टू बच्चों म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो यहाँ पर देखो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2πr, थीटा की जगह पर ले लेता हूँ मैं 3π/2, पाई कैंसिल हो गया है, म्यू नॉट आई इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4r, म्यू नॉट आई 3 थ्राइस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4। और कुछ रह गया मेरा, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर ये तो गड़बड़ हो जाती है। ओरिजिनल फार्मूला क्या था, ओरिजिनल फार्मूला क्या था, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πr टाइम्स थीटा। तो भाई 4 था यहाँ पर, एक्सट्रीमली सॉरी 8, म्यू नॉट आई 3 डिवाइड बाई 8r। अच्छा इन और आउट कैसे है, इन और आउट कैसे समझेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। जितना नॉलेज है पूरा के पूरा एक साथ लगा दो भाई। करंट घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका मतलब फिंगर्स घुमा दो ऐसी है ना, उंगलियां घुमा दो ऐसी, अंगूठा बाहर निकल जाएगा, बाहर अपवर्ड आउटवर्ड अपवर्ड, थ्राइस मिनट, ठीक है राइट, ये आ गया बच्चों। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इस पर सवाल पर जवाब निकालते हैं। इसमें क्या करना है,
an arc of circle of radius r and subtend an angle pi by 2 at the center. It carries current. अभी ये तो सही हो गया. ये करंट किस, अभी इसको देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई दिक्कत नहीं है, करंट जा रहा है, बस यहाँ पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और यहाँ पर जो थीटा बन रहा है ये पाई बाई 2 बन रहा है. तो भाई फॉर्मूला अभी गलत नहीं करना है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई आर टाइम्स थीटा. म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, थीटा की जगह पर पाई बाई 2, पाई पाई कैंसल. म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 8 आर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 8 आर. आ गया. चलो ठीक है, यह आ गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 8 आर, ये भी आ चुका है. आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हाँ, 2 long straight parallel wires at distance 2d. Each wire carries current I in the same direction. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P मिडवे बिटवीन देम. इसको ऐसे समझो. लॉन्ग वायर्स बताइए, लॉन्ग वायर्स, ये एक और ये दूसरा. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2d. ओके. दोनों में से करंट सेम जा रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है. इन्होंने पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ मिड पॉइंट पर दिख रहा है, मतलब यहाँ पर मैं पता करना है मैग्नेटिक फील्ड. तो भाई ये डिस्टेंस d हो जाएगा और ये डिस्टेंस d हो जाएगा. लेकिन अभी समझने वाली चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है वो किस तरीके से निकालना है, क्योंकि इनफाइनाइट वायर की वजह से, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा 1 की वजह से, यहाँ पर जो B1 मिलने वाला है, B1 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है तो आपके लिए अभी फॉर्मूला निकाला था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई और d. सही है क्या देख लो. ये किससे रिलेटेड था, इनफाइनाइट वायर वाली किस्सा था. म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर की जगह पर 2 पाई d आ गया. ठीक है. अभी आपका नॉलेज भी इस्तेमाल करना पड़ेगा. कैसे है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई d. देखो ये करंट इसमें से ऐसे जा रहा है तो इसकी वजह से ऐसा क्रॉस हो जाएगा, है ना, क्रॉस इनवर्ड. देखो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, यहाँ क्रॉस, मतलब B1 में मैंने यहाँ पर ले लिया क्रॉस, ये B1 की वजह से. अभी दूसरा वायर कौन सा है, ये वायर है, इसको मैं सेकंड बोल देता हूँ. सेकंड की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है तो उसको मैं बोल दूंगा B2. कितना, क्योंकि डिस्टेंस तो d ही बन रहा है. म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई d आ गया. म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई d आ गया. तो अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो इसके लिए इसने वायर को 2 पार्ट्स में, इसने प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. तो देखो करंट जा रहा है ऐसे, यहाँ अंगूठा इन, तो इधर इन है लेकिन भाई पॉइंट तो यहाँ पर है, तो जो इधर से इन गया वो यहाँ से आउट हो जाएगा. तो आउट हो जाएगा मतलब यहाँ पर मैंने डाल दिया डॉट. तो इन दोनों मैग्नेट, मतलब एक ही पॉइंट पर 2 मैग्नेटिक फील्ड मिल चुकी है और दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों की वैल्यूज इक्वल भी है. तो आंसर बनना तय है बच्चों 0. आंसर बनना तय है यहाँ पर 0. डायरेक्शन काम करेगा. ओके. फिर आगे बढ़ते बच्चों. यस, ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. जस्ट वेट अ मिनट. ठीक है, चलो बच्चों देखो, इसमें अभी क्या है ना, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप of radius r and current carrying long straight wire are placed in the same plane. Current through circular loop and long straight wire IC and IW, and the perpendicular distance between the centers of the circular loop and wire is d. Okay. Okay. Magnetic field at the center of two loops will be 0 when separation d is equal to. Okay. तो कुछ इस तरीके से है. ये एक सर्कल है और मान के चलो ये एक वायर है, ऐसे मान के चलते ये वायर है, और ये इनफाइनाइट वायर है,
इसका रेडियस तो भाई खुद का आर था, लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो बताया ये डी बताया। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना, देखो क्या कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। इसमें से सर्कल में से जो करंट जा रहा है वो आई सी जा रहा है, और इसमें से जो करंट जाएगा वो आई डब्ल्यू। अभी डायरेक्शन नहीं डिसाइड करते, समझना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो चाहिए तो एक चीज़ तो तय है, एक ने अगर डॉट फील्ड तैयार किया तो दूसरे ने क्रॉस फील्ड तैयार करना चाहिए, अदरवाइज दोनों डॉट हो दोनों क्रॉस हो तो सपोर्ट कर देंगे। तो एक ने डॉट और एक ने क्रॉस करना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा अगर मैंने ये करंट की डायरेक्शन लिया तो भाई यहाँ सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, इसको मैं सर्कल तो बी सफिक्स सी डाल देता हूँ, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी यहाँ पर, है ना, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी यहाँ पर, तो ऐसे करंट की वजह से मान लीजिए यहाँ पर डॉट मिला, डॉट। तो अभी मुझे यहाँ पर इसकी वजह से डॉट मिल रहा है, तो मुझे इसकी वजह से यहाँ पर, किसकी वजह से, वायर की वजह से यहाँ पर, वायर की वजह से यहाँ पर, वायर की वजह से यहाँ पर क्रॉस फील्ड मिलना चाहिए बिकॉज ऑफ वायर। ये वायर ने भी यहाँ पर क्रॉस करना चाहिए। तो देखो क्या होगा, करंट ऐसे पास हो रहा है तो सर्कुलर आर्क जब होता है तो राइट हैंड की उंगलियां काम करेगी, अंगूठा बाहर तो डॉट, ठीक है। इसमें से मुझे करंट पास करना पड़ेगा ऐसा, तब जाके ऐसे पास करने पर फिर ऊपर की साइड में मुझे मिलेगा अंदर क्रॉस, तभी क्रॉस मिलेगा। तो करंट की डायरेक्शन मैंने डिसाइड कर दिया इसका। अभी दोनों का मैग्नेटिक फील्ड डी को इस तरीके से मैनेज किया है ताकि वहां पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। भाई सर्कुलर लूप का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर, और आई सी होने की वजह से ये, और वायर की वजह से जो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई और डी। देखो वायर की वजह से ये, यहाँ पर पाई नहीं है, और वायर का करंट है तो आई डब्ल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वल अपोजिट होने चाहिए, मतलब इसका वायर का और ये दोनों इक्वल तो होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, भले डॉट और क्रॉस की वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इन दोनों को मैच करना है, म्यू नॉट आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, म्यू नॉट आई सी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, अरे 2 आर। हाँ तो अभी क्या क्या कैंसिल करवाते हैं, म्यू नॉट 2 2, तो क्वेश्चन में पूछा गया है डी, तो डी तो आई आर आई डब्ल्यू पाई आई सी, ये आना चाहिए यहाँ पर, आर आई डब्ल्यू पाई और आई सी। 1 आ चुका है। मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। आगे इस सेक्शन में क्या करना है, देखो यहाँ पर 3 वायर से ऐसे मान के चलते हैं, एक इनफाइनाइट वायर सेमी मतलब, और एक सेमी सर्कुलर आर्क, और इस तरीके से वायर है। आपको बायोट सावर्ट लॉ का एक बता दूं मैं, अगर ऐसी कोई वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है और कोई पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन is on axis or along wire, then b equal to 0 at that point। मतलब क्या है कि ऐसे वायर है और वायर पर ही पॉइंट है, वायर की अलग ही कई पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, तो साइन की वैल्यू की वजह से साइन जीरो हो जाएगा। तो चलो ठीक है, आपको थोड़ा अभी यही समझना है कि वायर पर अगर पॉइंट आता है, वायर की लाइन पर, मतलब जैसे अभी यहाँ पर देख लो, ये जो Q वाला सेक्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर से जा रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जीरो हो जाएगी, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा, उसको निकाल देंगे हम लोग। तो कैसे करना है, देखो क्वेश्चन यही है, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर सी। तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ, यहाँ पर समझाता हूँ आपको। सबसे पहले ये वायर है जिसमें से करंट इधर आ रहा है, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो बच्चों वो यहाँ पर है। तो इस वायर की वजह से, क्योंकि ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट, तो सेमी इनफाइनाइट का फॉर्मूला जो था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर था। मतलब यहाँ पे ड्यू टू वायर मैग्नेटिक फील्ड जो तैयार होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ये रेडियस जो है
ये मान लीजिए आर है, ये आ गया इसका। फिर यहां पर डाला है सेमी सर्कल, तो यहां डाला है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल में से करंट ऐसे आ रहा है, तो सेमी सर्कल की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी उसको मैं कह दूंगा BC। BC कितना, सेमी सर्कल की वजह से म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4R, यही आ रहा है ना। सेमी सर्कल में देखो क्या होता था, सेमी सर्कल में थीटा की वैल्यू पाई आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वाज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R इंटू थीटा, तो थीटा पाई हो गया, तो पाई पाई कैंसिल होने के बाद म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4R आ गया, ये आ गया। और ये जो लास्ट वाला कंपोनेंट था तो इसका आंसर 0 था, तो बस इन दोनों का ही मिला के आएगा। लेकिन अभी डॉट और क्रॉस में काम करते हैं। ये वायर जब ऐसे आता है तो थंब देखिए करंट की डायरेक्शन में, तो यहाँ इन हो गया, यहाँ मतलब यहाँ क्रॉस हो गया, तो ऊपर क्रॉस हो गया तो नीचे से आना चाहिए, मतलब इधर से अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर गई है तो भाई नीचे से बाहर आना चाहिए, तो बाहर आना चाहिए, तो डॉट। सर्कुलर आर्क में हमने उंगलियों का रोल चेंज करा दिया, क्या चेंज करा दिया भाई, करंट ऐसे आ रहा है, तो करंट अगर ऐसे आ रहा है तो अंगूठा बाहर, तो यहाँ पर भी मिल चुका है मुझे डॉट। तो यहाँ जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है दैट इज एडिशन ऑफ दीज टू, तो इन दोनों में अगर आप बात करते हो तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 और R कॉमन निकल जाता है और अंदर आ जाता है 1 + 1 बाय पाई। तो अगर इनको चाहिए उस तरीके से म्यू नॉट I 4R पाई + 1 बाय पाई, तो पाई को भी कॉमन निकाल दो, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R और अंदर पाई + 1 आ जाएगा, पाई + 1 आ जाएगा। यस 2024 में तो क्वेश्चन, यार क्या क्वेश्चन पूछे गए, मतलब क्वेश्चन तो लेंदी थे। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कॉइल्स विथ सेम सेंटर्स आर प्लेस्ड विथ देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच वन। इफ करंट I इक्वल टू √2a and radius of the coil R equal to 1 meter, then magnetic field at the center is equal to, okay, टू आइडेंटिकल करंट कैरिंग कॉइल्स है, सेम सेंटर से आर प्लेस्ड विद देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब देखो, ये मान लीजिए ये एक कॉइल है और दूसरी कुछ इस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया, दोनों का सेंटर कॉमन है, तो इसने मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड तैयार की होगी ऐसी 1, और अगर दूसरा है इसने मान लीजिए तैयार की होगी ऐसी B2, तो ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर आ जाएगा। मतलब मैंने इंटेंशनली थोड़ा ऐसा टिल्टेड दिखाया, ऐसे आउटवर्ड आने वाला है, तो B1 और B2 दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर है, तो टोटल रिजल्टेंट वैल्यू B वुड बी रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस B1 B2 cos 90, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो अभी देखो क्या है, सेम सेंटर्स है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, करंट दोनों में से √2 एम्पेयर ही था। तो भाई देखो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर मान लीजिए B1 के बारे में बात कर रहे हैं, तो B1 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय सर्कुलर कॉइल है तो 2R आना चाहिए, पर म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R, तो B1 है B2 है, दोनों के रिजल्ट सेम ही मिलने वाले हैं, तो B इज इक्वल टू रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B1 का ही स्क्वायर ले लेता हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही मिलने वाली है, सिर्फ उनका ओरिएंटेशन चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही होने वाला है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट टू B1 स्क्वायर आ जाएगा, तो आउट ऑफ रूट B1, तो स्क्वायर रूट टू B1 का मतलब बच्चों म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R, तो रूट टू म्यू नॉट बाई 2R, और I का मीनिंग जो बताया ना इन्होंने I का मीनिंग बताया रूट टू एम्पियर, और R का मीनिंग भी यहाँ पर 1 मीटर बताया है, तो R का मीनिंग भी इन्होंने 1 मीटर बताया, तो ये 1 आ गया। तो भाई देखो क्या हो गया, म्यू नॉट ही आना है, म्यू नॉट ही आना है, म्यू नॉट ही आना है, क्योंकि रूट टू 2 हो गया और ये 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट ही बनेगा। ओके
इस नेक्स्ट टाइप को समझ लेते हैं। फिगर शोज टू सेमी सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस R1 and R2 कैरिंग करंट I। द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर O इज, कोई बात नहीं, इसमें समझने वाली बात यह बच्चों कि जैसे यहाँ पर एक सेगमेंट दिख रहा है और ये सेगमेंट दूसरा दिख रहा है, अरे 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 हाँ, तो क्योंकि ये दोनों सेगमेंट अगर आप बात करोगे इन दोनों सेगमेंट को, तो कॉमनली यहाँ पर जो करंट जा रहा है ऐसे, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसकी लाइन पर ही है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कॉन्ट्रीब्यूशन 0। ये करंट ऐसे आ रहा है और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसी लाइन पर है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0। मतलब इनको आप कट ही करा दो, इनको आप कट ही करा दो, तो फिर रहा कौन? तो रहा ये कि जो बड़ा सर्कल है और ये जो छोटा सर्कल है, ये दोनों में कंपटीशन चलने वाला है। तो अभी देखो बात ये है कि इसमें से करंट जा रहा है ऐसे, तो इसकी वजह से तैयार होगा क्रॉस, फिर करंट ऐसे आके ऐसे जा रहा है, फिर इसमें भी ऐसे ही जा रहा है, तो दोनों की वजह से क्रॉस ही मिलने वाला है, दोनों की वजह से क्रॉस ही मिलने वाला है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये R1, मतलब इसको 1 कह देता हूँ, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4, इसका रेडियस R1 है, क्योंकि सेमी सर्कुलर के लिए आपको पता है क्या कैसे निकालना है, और इसका क्रॉस था तो क्रॉस साइड में ला लेता हूँ। तो 2 के लिए क्या बच्चों, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4, इसका रेडियस है R2। इसको भी क्रॉस डलवा देते हैं, क्योंकि सेम करंट तो ऐसे ही पास हो रहा है, क्लॉकवाइज ही पास हो रहा है, तो क्लॉकवाइज के हिसाब से अंगूठा अंदर ही आ रहा है किसी भी तरीके से। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज B1 प्लस B2, क्योंकि ऐड किया क्योंकि दोनों क्रॉस है, दोनों में म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 कॉमन, यहाँ पर आ गया 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2। गॉट इट? ये आंसर आना चाहिए इसका, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4, 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, फिर आगे तो सवाल ज़्यादा बन रहा है बच्चों, ये थोड़ा अपलोड्स में टाइम लग जाएगा, आज थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, ट्यूशन्स काफ़ी सारी थी। तो 3 सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक वायर्स ऑफ रेडियस R, 2R, 3R आर कैरिंग करंट 4I, ओके, 3I एंड 2I रिस्पेक्टिवली। द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। तो सबसे पहले इनके करंट की डायरेक्शन समझ लो। 1 में करंट की डायरेक्शन पता नहीं क्या दी है, तो R 4I 3I 2I। अभी एक दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन का इसमें पता नहीं चल रहा है। पहले वाले देखो, इसमें तो डायरेक्शन का पता चल रहा है, पहले वाले में डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है। तो मैं समझ के चलता हूँ, मान लीजिए मैं समझ के चलता हूँ कि ऐसे ही अगर है, तो तीनों के वजह से थंब बाहर ही आने वाला है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पहले की वजह से म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1। सर्कुलर का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट, देखो फॉर्मूला था म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R का इस्तेमाल मुझे करना है, लेकिन इन्होंने पहले कॉइल में करंट दिया 4I और उसका रेडियस था R, प्लस दूसरा जो बड़ा है उसने म्यू नॉट I की जगह पर 3I डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R की जगह पर इन्होंने रेडियस बता दिया ट्वाइस ऑफ R, प्लस तीसरा जो है म्यू नॉट, उसमें से करंट जा रहा है 2I डिवाइडेड बाय इसका रेडियस इन्होंने बता दिया, मतलब ट्वाइस ऑफ, और रेडियस बता दिया इन्होंने थ्राइस R। तो इन सारे को अगर देखो तो डिनोमिनेटर सेम लाते हैं भाई, 6 4 12 कर सकते हैं, या फिर ठीक है, प्लस 2 कैंसिल करा के म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 3R, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय R कॉमन 2 प्लस 3/4 प्लस 1/3 कर देता हूँ मैं। तो
ये तो नहीं बन रहा है यहाँ पर, कहीं पर भी नहीं बन रहा है। बन रहा है? हाँ बन रहा है, हाँ बन गया। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय आर 37/12, 37/12। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे ही था, वो दिख नहीं रहा था एक्चुअली वहाँ पर। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 के लिए मैं एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों। ए लॉन्ग वायर इज बेंड। जब कभी भी ये सवाल आता है, एक लॉन्ग वायर लिया जाता है और उसको बेंड किया जाता है इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टर्न। आवश्यक नहीं कि 1 टर्न है, देन इनटू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ स्मॉलर रेडियस n टर्न्स, ऐसे कभी बताया जाए। मतलब जब किसी एक वायर को लिया जाए और इसको ऐसे कॉइल में कन्वर्ट करा दिया जाए, तो आपको एक चीज़ क्लियरली समझना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर। बस इसी लॉजिक को आपको फॉलो करना है। सिचुएशन काफ़ी सिंपल है, एक वायर होगी जिसको आपको एक सर्कल में या फिर छोटे, मतलब मान लो ना आप एक वायर ले लिया और इसके अराउंड वाइंड कर दिया, तो जितना छोटा सर्कल उतने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका लॉजिक है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड रेशो पूछा गया 1 टर्न टू दैट ऑफ n टर्न। तो B1/B2, तो इसमें 1 टर्न ही था और इसमें n टर्न था। पहले वाले में 1 टर्न किया फिर n टर्न किया, तो 1/n स्क्वायर। मतलब यहाँ पर आंसर बन गया है C। तो यह आंसर आ गया C, आंसर आ गया C। ओके, तो अभी यस लंबा है अभी और इसको टाइम लगेगा और सॉल्व करने में भी। ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी आपको और इसको हमें ऐड करा के एम्पियर्स लॉ डिटेल में पढ़ना है। अभी टाइम तो हो रहा है, अपलोड के लिए भी टाइम लगने वाला है और 1.5 घंटे का हो चुका है। ठीक है, तो मैं लेक्चर को रोक देता हूँ यहाँ पर। कल इसके आगे वाला, क्योंकि देखो इसको ना ब्रेक करके ऐसा नहीं करना है कि गड़बड़ में मैंने कंप्लीट करा दिया, मुझे और क्वेश्चंस काफ़ी सारे करा के लेने हैं। तो मैं एक बार फास्ट में आपको कल रिवाइज भी कर दूंगा, आप तब तक उसको याद कर लो जितना मैंने आज तक अभी तक बताया। तो उसको फास्ट में हम लोग रिवाइज कर देंगे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, और उसके बाद में यहाँ से आगे जो है ना सर्कुलर कॉइल वाला कॉन्सेप्ट है ना, along the एक्सिस, एम्पियर्स लॉ, फिर सोलेनॉइड आएगा, फिर टोरॉइड आएगा, फिर वो गैल्वानोमीटर वाले कॉन्सेप्ट आएगा। और एक चीज़ आपको करंट में जो मैंने आपको एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वानोमीटर बताया, उसके भी कुछ क्वेश्चन जो है ना, वो क्या होता था पुराने सिलेबस के हिसाब से, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जाते थे सवाल, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ रहे हैं। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं आपसे कल करवा के लूँगा। तो कल के लिए बने रहो बेटा, और ये इसका पूरा के पूरा जो होगा ना, जितना होगा प्रिपेयर करके रख दो आपको आपने। थैंक यू वेरी मच।